इंक फिल कर लेते जब तक। गुड इवनिंग सर। जो है गाइस कनेक्ट हो गए आप लोग, ऑडियो वीडियो चेक कर लें और स्टार्ट करें फिर। वैसे इन जनरल यहाँ नेटवर्क ठीक ही आता है हमेशा। कल का जो डायग्राम था बना लिया था आपने, है ना? कल हमने एक डायग्राम पर एंड किया था, क्या क्या हो गया था कल? हमने फेज डिस्कस कर ली थी, देन हमने इंपॉर्टेंट काम किया था, वेव फ्रंट डिस्कस हमने कर लिया था, देन हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, है ना, बड़ा स्ट्रेंज अजीब, हाइजेंस प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो हाइगन ने बताया था लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। ईच गाइस थोड़ा ऐड कर लेना एक लाइन, यस ऐड कर ही लेना। जो प्रिंसिपल है ना हाइगन्स प्रिंसिपल, उसमें आपने लिखा था ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट। उसमें पहली बात क्या है? हाइगन ने बताया था लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट वेयर each point of wave, बाकी तो पूरा लिखा हुआ है, each point of wave front behaves like a secondary source and produces secondary disturbance called wavelets in all direction with the speed of wave। फिर आपने लिखा था क्या? the forward in forward direction tangent plane at any instant on the wavelets is a new wave front, forms a new wave front called secondary wave front। तो स्टार्ट में आप लिख देना लाइट अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। ऐड कर लो, एक लाइन ऐड कर लो, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, एक लाइन। बाकी सब कुछ लिखा हुआ है 5 6 7 लाइंस जो भी है। डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के आगे आपको एक और डायग्राम अटैच करना है, वो था एक स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए। और स्फेरिकल वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करता है सब डायरेक्शन में। तो ये जो मैं छोटे छोटे स्फीयर्स यहाँ बना रहा हूँ, ये स्फीयर्स क्या है? किसी इंस्टेंट पर सेकेंडरी वेवलेट्स और सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट प्लेन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे वाली डायरेक्शन में टेंजेंट प्लेन क्या होता है? न्यू वेव फ्रंट कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसी के आगे आपको अगर कह दे एक प्लेन वेव फ्रंट है, गाइस स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो डायग्राम कल बनाया था उसके ही आगे अगर एक प्लेन वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट पर लाइट वेव्स किस तरह से होती है? नॉर्मल टू इट। और वेव फ्रंट का हर पॉइंट किस तरह से बिहेव करता है? सेकेंडरी सोर्स बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। तो जो डायग्राम कल हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए बनाया था, एग्जैक्टली वैसा ही डायग्राम आपको एक इसके आगे प्लेन वेव फ्रंट के लिए बनाना है। इसके आगे मतलब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत दूर जाकर ऑलमोस्ट उसका छोटा पोर्शन कैसा हो जाता है? प्लेन वेव फ्रंट जैसा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं इस चैप्टर में स्टार्टिंग में। तो ये जो मैं सेम रेडियस के छोटे स्फीयर्स बना रहा हूं, ये किसी इंस्टेंट पर सेकेंडरी वेव फ्रंट को डोनॉट करने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये जो लाइन है ना, कंटिन्यूअस लाइन, ये है प्राइमरी वेव फ्रंट। चलिए, तो ये डायग्राम आप बना लें, फिर हम कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं गाइस। एक डायग्राम के आगे इसको अटैच करना था। कल कह रहा था मैं कुछ को कि स्क्रीनशॉट लेकर उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। दिस इज आल्सो वेव फ्रंट। आपने वेव फ्रंट को मे बी डब्ल्यू डैश से लिखा होगा, डब्ल्यू डैश। सेकेंडरी वेव फ्रंट डॉटेड लाइन है। ओके, तो हाइगन प्रिंसिपल कंप्लीट होता है, दो पार्ट में आपको लर्न करना है। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट where each point of wavefront behaves like a secondary source, produces secondary wavelets in all direction, which spreads in all direction with the speed of wave.
फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखवाया था दी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन दी टेंजेंट प्लेन, फॉरवर्ड टेंजेंट प्लेन at any instant to the secondary wavelets forms a new wavefront called secondary wavefront. ओके तो दो पार्ट में आपको लर्न करना है. हाइगेन ने क्या कहा था, बस उतना ही. हाइगेन ने ऐसा कहा था. उसको कुछ हाइगेन कहते हैं, कुछ हाइजेन कहते हैं, साइंटिस्ट का नेम है. आज का फर्स्ट टॉपिक ये एंड होता है हाइगेन प्रिंसिपल इस डायग्राम के साथ. ओके इस डायग्राम को जस्ट आगे ही अटैच करना था. नेक्स्ट हेडिंग behavior of lens, mirror and prism. Behavior of lens, mirror and prism for plane wavefront. For plane wavefront. तो एक छोटा टॉपिक है, इसमें 3 डायग्राम्स आप देखेंगे. 3 पार्ट्स एक तरह से इसमें है. एक लेंस के लिए, एक मिरर के लिए और एक प्रिज्म के लिए. आई थिंक आपने ऑन कर दिया होगा रिकॉर्डिंग. ओके गुड. यस तो घर पे जो है बिल्कुल सबके परफेक्ट चल रहा है. सब कुछ ठीक चल रहा है. फटाफट बता दे भाई. यस सर. तो कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है. तो लेंस के बारे में आप जानते हैं, रिफ्रैक्शन करता है लेंस. मिरर के बारे में आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन करता है. प्रिज्म क्या करता है, रिफ्रैक्शन ही करता है. ठीक है. अगर हम वेव फ्रंट की बात करें, और कौन से वेव फ्रंट की बात करें, प्लेन वेव फ्रंट, तो एक वेव फ्रंट में बहुत सारी वेव्स होती हैं, बहुत सारी वेव्स होती है. इससे प्रीवियस चैप्टर में आप उन वेव्स को किस नाम से बोल रहे थे, रेज. बट हम कहते हैं ऑल रेज आर वेव्स. ठीक है. तो अगर एक प्लेन वेव फ्रंट किसी लेंस पर स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, पहले देखें, कुछ लिखना नहीं है, हेडिंग लिख लिया. लेट वी हैव अ प्लेन वेव फ्रंट W डैश. प्लेन वेव फ्रंट पर रेज कैसी होती है ये आपके सामने है. ठीक है. और मैंने यहाँ पर ये लाइट की वेव्स दिखाई है. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी. ये एरो किसको बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी. ठीक है. वेव तो आप जानते हैं ऐसी होती है. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी. और W डैश क्या है, प्लेन वेव फ्रंट. और L कोई लेंस है. ठीक है, लेंस है. अगर पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल लाइट रेज हैं या पैरेलल लाइट वेव्स हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां पर पहुंचती है, सब जानते हैं, लेंस के फोकस की तरफ, है ना. अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो विदाउट डेविएशन सीधी निकलती है. सही बात है. और जो रे ऑप्टिकल सेंटर पर नहीं है वो रिफ्रैक्ट होती है और कहां पर पहुंचती है, फोकस की तरफ पहुंचती है. तो मैंने पहुंचाया तो नहीं है, बट आगे जाकर ये रेज पहुंचेगी जरूर. यहां पर पहुंचाते हैं लाइट किसी एक पॉइंट पर. तो ये एरोज आपको कुछ इस तरह से बनाने थे. और ये है लाइट फोकस, ये फोकस है. अगर मैं यहाँ पर एक डॉटेड सरफेस बना दूं, एक डॉटेड सरफेस, तो आप क्या सोचते हैं, इस डॉटेड सरफेस की रेडियस क्या होगी. ये डॉटेड सरफेस पर थोड़ा सा फोकस करें. इस डॉटेड सरफेस की रेडियस क्या होगी, फोकल लेंथ के इक्वल. फोकल लेंथ को आप किससे लिखते हैं, आई थिंक स्मॉल f से, है ना. तो यहाँ पर अगर आप इस डॉटेड स्फीयर को, डॉटेड स्फेरिकल सरफेस को देखें, तो ये डॉटेड स्फेरिकल सरफेस क्या है, तो ये वेव फ्रंट है. कौन सा वेव फ्रंट है, लेट इसको हम कह देते हैं W1 डैश. ये W डैश है प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट. ध्यान दें, प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट.
और ये जो डॉटेड स्फेरिकल शेप जैसा मैंने शो किया है, ये रिफ्रैक्शन के बाद है। लेंस से क्या होता है? रिफ्रैक्शन, तो सारी रेज बैंड हो जाती है। अगर हम और आगे बढ़ें तो ये इस तरह से दिखा सकते हैं। तो हर टाइम के साथ ये स्फेरिकल वेव फ्रंट भी क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो जस्ट रिफ्रैक्शन के बाद आपको कैसा वेव फ्रंट मिलेगा? स्फेरिकल। इंपॉर्टेंट बात, स्फेरिकल। ये जो बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं ना, तो प्लेन वेव फ्रंट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कैसे शेप का हो जाता है? तो स्फेरिकल शेप का हो जाता है, एक बात। और दूसरी बात, उस स्फीयर की रेडियस कितनी होती है? जितनी लेंस की फोकल लेंथ है, जितनी लेंस की फोकल लेंथ। तो एक बिहेवियर तो यहां मैंने दिखाया। दूसरे डायग्राम से मिरर की बात करेंगे, तीसरे से लेंस की, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन, कोई हेडिंग नहीं है, 1 नंबर लिखकर 1 नंबर के बाद पैराग्राफ बनाकर लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, व्हेन a plane wavefront w dash, when a plane wavefront w dash incident on a lens L as shown in figure, incident on a lens L as shown in figure। डायग्राम आप बाद में बनाएंगे, है ना, आपको भी बनाना होगा, बट बाद में। एज शो, ये एज शोन इन फिगर बिकॉज ये जो रेज है ना, लाइट की रेज, है ना, किसी प्लेन वेव फ्रंट पर इनफाइनाइट रेज होती है, उनको हम वेव्स भी बोल सकते हैं। वो किसके पैरेलल है? इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस होगी, उसके पैरेलल है ना। इंक्लाइंड भी इंसिडेंट कर सकता है, बट हमने कैसा इंसिडेंट करवाया है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ propagation of wave energy। आगे लिखिए, then as shown in figure, then the refracted wavefront W1 dash, refracted wavefront W1 dash becomes spherical in shape, becomes spherical in shape, becomes spherical in shape। ओके, डायग्राम बनाना है आपको। और ये एरोस किसकी तरफ जा रहे हैं? तो आप समझ गए होंगे ये एरोस किसकी तरफ जा रहे हैं? कैपिटल एफ की तरफ, ठीक है ना। ये एरोस कैपिटल एफ की तरफ जा रहे हैं। ओके, डायग्राम बनाइए तो बात पढ़ते पढ़ते परमानेंटली याद हो जाए कि प्लेन वेव फ्रंट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कैसा हो जाता है? स्फेरिकल, और उसकी रेडियस फोकल लेंथ के इक्वल होती है। फटाफट डायग्राम बनाइए। एक बार अटेंडेंस ले लेना, ले लिया? एक बार ले लो, स्क्रॉल कर लेना एक ही बार में भाई, होते ही बता देना। और कोई ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, डायग्राम आपको बहुत नीट एंड क्लियर बढ़िया बनाना है। लेंस के बाद हम मिरर का नंबर लेंगे, फिर प्रिज्म का, फिर हम आगे के नए टॉपिक करेंगे। डॉपलर इफेक्ट भी है इस चैप्टर में। 11th में आप साउंड जो चैप्टर है वहां डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं, साउंड वेव्स होती है, यहाँ लाइट वेव्स में भी डॉपलर इफेक्ट हम पढ़ेंगे। पार्किंग सही नहीं की है तो अब तो रहने दो। हाँ भाई, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। कुछ बच्चे अभी बना रहे हैं, तो जब तक मैं मिरर के लिए थोड़ी बहुत बात बताता हूं।
मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, पहली बात रिफ्लेक्शन। तो सेकंड डायग्राम के लिए स्टार्ट तो कर देता हूं मैं। लेट वी हैव अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का ही डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब मिरर है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, पता है ना, मिरर के लिए कैपिटल आर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इस मिरर पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करता है, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट, नाम वही डब्ल्यू डब्ल्यू डैश। तो डब्ल्यू डब्ल्यू डैश कैसा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। और लाइट वेव्स वेव फ्रंट पर कैसी होती है, नॉर्मल टू इट। तो दीज आर दी रेज, इनको हम रेज कह सकते हैं, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी आफ्टर रिफ्लेक्शन। हमें पता होना चाहिए अगर पैरेलल रेज आ रही है, प्रीवियस चैप्टर की नॉलेज, अगर पैरेलल रेज आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाती है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाती है, फोकस पर। लेट यहां पर कहीं इसका सी होगा, ये क्या होता है, पी, सही बात। किसी भी मिरर के लिए लेट एम डैश इज अ कॉनकेव मिरर, तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ फोकस पॉइंट है, पी पोल है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद रेज कहां जाएगी वो देखें आप। रिफ्लेक्शन के बाद रेज कहां पहुंचना चाहती है, एट फोकस, गलत तो नहीं बता रहा हूं, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर जाती है, और ये वाली रे वापस अपने ही पाथ पर, है ना, एफ की तरफ जाएगी। अब हम सोच सकते हैं क्या हो रहा होगा, कैसा है ये वेव फ्रंट। तो ये जो वापस आ रहे हैं ना एरो, इनको देखिए तो कैसा होगा। तो मैं एक डॉटेड स्फीयर बना के आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दें, फिर आप लोग देखें और इसको फिर कंस्ट्रक्शन आपको भी करना है। देखिए, तो मैंने एक स्फेरिकल पोर्शन यहाँ पर बना दिया है, स्फेरिकल पोर्शन, और इस स्फेरिकल पोर्शन पर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, रिफ्लेक्टेड रेज वो कैसी है, नॉर्मल, ध्यान दें, रिफ्लेक्टेड रेज कैसी है इस स्फेरिकल डॉटेड सरफेस पर, नॉर्मल। एक बात, तो ये डॉटेड स्फेरिकल सरफेस ही क्या है, वेव फ्रंट। बट कौन सा वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज डब्ल्यू डब्ल्यू डैश इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, एंड W1 W1 dash is what, reflected wave front from concave spherical mirror, ठीक है। तो इसका मतलब किसी कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्लेन वेव फ्रंट किस शेप का हो जाता है, अगेन स्फेरिकल शेप का। उसकी रेडियस क्या होगी, इक्वल टू फोकल लेंथ, या अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ हो तो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बात तो एक ही है ना। तो एफ से पी तक का डिस्टेंस स्मॉल एफ ही होता है, तो यहाँ भी स्मॉल एफ के इक्वल ही होगी, यहाँ भी स्मॉल एफ के इक्वल ही है ना। तो पहले लिख लीजिए, देखिए वैन, फटाफट लिख लीजिए, वैन प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, वैन प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश incident on, when plane wavefront W dash incident on a spherical mirror, incident on a spherical mirror, ये कॉनकेव के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए भी स्फेरिकल ही होता है, on a spherical mirror as shown in figure, as shown in figure, then after reflection, then after reflection, उसमें क्या लिखा था वैसा ही लिखना, वहां था आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स, देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स स्फेरिकल, क्या लिखा था, इन शेप और वेव फ्रंट, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स स्फेरिकल
in shape, spherical in shape, spherical in shape. यहाँ भी मैं 90 डिग्री की साइन दिखा देता हूं, क्योंकि जो है ना रेज होती है वो ऑलवेज कैसी होती है 90 डिग्री। तो डॉटेड यहाँ पर भी ये डब्ल्यू डब्ल्यू डैश वेव फ्रंट है, दैट मीन्स रेज क्या होंगी नॉर्मल टू इट, यहाँ पर भी नॉर्मल टू इट। ठीक है, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। तो पी पॉइंट पर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट W1 डैश जस्ट टच करके निकलता है पी पॉइंट, यहां से नहीं, यहां से तो और दूर होता जाता है, फिर दूर दूर। ओके, तो अब प्रिज्म का नंबर लें, डायग्राम बनाना है ना। तो मैं फर्स्ट डायग्राम तो इरेज कर देता हूं, आप सेकंड बनाओ तब तक, और थर्ड नंबर पर हम एंड करते हैं फिर टॉपिक को। ओके, W डैश थोड़ा रुक जाते हैं, आपका सेकंड डायग्राम जैसे ही हो जाए बता देना। सर डन। तो कुछ बच्चों ने बना लिया इधर भी। तो थर्ड नंबर पहले देख लें, ये ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है आप सब जानते हैं, मैंने यहाँ ट्रायंगल दिखाया है, बट ये एक्चुअल में क्या है ना, प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है आपको अच्छे से पता है, कुछ बच्चों ने यहाँ प्रैक्टिकल भी किया था। ओके, अब प्रिज्म में भी रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार होता है ना। तो पहले यहाँ पर मैं कुछ वेव्स, कुछ रेज दिखा दूं, तो दीज आर दी इंसिडेंट रेज, बट द W डैश इज कॉल्ड इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। और ये प्लेन वेव फ्रंट पर जितनी भी रेज है उनका करॉस्पॉन्ड रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ देखो मैंने ऑलवेज 3 दिखाई है, एक्चुअल में क्या होती है बहुत सारी, इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलती है, बट 3 रेज किस तरह से रिफ्रैक्ट होकर किस तरह से रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाएगी, उसी तरह से जो रिमेनिंग रेज है इनफाइनाइट रेज है उनका भी उसी तरह से रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेट रिफ्रैक्शन हुआ, तो हमें पता है ना प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कुछ इस तरह से। यहां पर देखें कुछ इस तरह से, दीज आर दी रिफ्रैक्टेड रेज, कुछ इस तरह से। तो हो गया। अगर मैं यहां पर किसी इंस्टेंट पर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट देखता हूं W1 डैश, तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने राइट साइड में W1 डैश दिखाया है, W1 डैश, इस पर जो रेज हैं वो म्यूचुअली कैसी है, रेज तो म्यूचुअली पैरेलल है, बट ये वेव फ्रंट पर कैसी है परपेंडिकुलर। तो W1 डैश इज व्हाट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, इसको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ही कहेंगे, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। तो लेंस प्रिज्म का इफेक्ट आप देख रहे हैं, प्रिज्म ने प्लेन वेव फ्रंट को प्लेन ही रखा है, बट क्या चेंज कर दी डायरेक्शन, डेविएट कर दिया इसको, इंडिविजुअल रेज डेविएट हो रही है, तो पूरा का पूरा वेव फ्रंट भी डेविएट हो रहा है, बट शेप वही है, प्लेन ही है। तो लेंस चेंज कर देता है शेप, मिरर चेंज कर देता है, बट प्रिज्म शेप चेंज नहीं कर पाता है, डेविएट कर देता है। ओके, तो पहले लिख लेते हैं, लिखिए when a plane wavefront incident on a when a plane wavefront W dash incident on a prism, when a plane wavefront W dash incident on a prism, incident on a prism,
then the refracted wavefront from the prism, remains plane wavefront, सर एक बार वापस repeat कर दीजिए। wavefront as shown in figure, remains plane wavefront as shown in figure. तो प्लेन ही रहता है। डायग्राम आप फटाफट बना लें। सर एक बार प्लीज वापस रिपीट कर दीजिए। तो क्या लिखा हमने, when a plane wavefront w dash incident on a prism, then the refracted wavefront from the prism remains plane wavefront as shown in figure. तो सभी बना रहे हैं डायग्राम? अगेन कंप्लीट होते ही बता देना। डन। चलिए छोटा टॉपिक और कर लेते हैं बीच में। in light, Doppler's effect in light, Doppler's effect in sound आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है वो, वहां तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं आपको Doppler's effect in sound। अगर वो पता है तो समझ लो ऑलमोस्ट आपको ये भी पता है। वहां पर साउंड वेव्स होती है, साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहाँ पर लाइट वेव्स होती है, लाइट वेव्स, ट्रांसवर्सल वेव्स। ठीक है, तो हेडिंग है डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। इरेज कर सकते हैं इन डायग्राम्स को, तो कंप्लीट कर लिए सभी ने। ठीक है, तो 1 मार्क के लिए इस टॉपिक को आप आईएमपी लगाएं, क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी इससे। ये जो डायग्राम आपने अभी बनाए ना, ये इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसे हम इंपॉर्टेंट जरूर लगाएं। डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट, इसके अंदर एक तरह से 3 पार्ट होंगे। विच 3 पार्ट्स? पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट की, देन उसके 2 पार्ट हैं, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम होता है ना विबग्योर, उसमें हम वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू को छोड़ देते हैं। हमारी आई मतलब ह्यूमन आई इंडिगो ब्लू सॉरी वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, इन तीनों कलर को अगर एक साथ दिखाएं तो ह्यूमन आई ब्लू के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। आपने कभी रेनबो वगैरह देखा हो तो आपको 5 कलर्स फटाफट दिख जाते हैं, रेड से लेकर ब्लू तक, उसके बाद वो बस ब्लू दिखता है। बहुत ध्यान से देखें तो फिर थोड़ा डार्क ब्लू, इंडिगो ब्लू, वॉयलेट दिखता है। ठीक है, तो जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम होता है, व्हाइट कलर में 7 कलर्स होते हैं, सब जानते हैं। व्हाइट कलर 7 कलर्स से मिलकर बना है, 7 एलिमेंट्री कलर्स विबग्योर। ठीक है, तो डॉपलर्स इफेक्ट इस टॉपिक में हम ये 3 बातें करेंगे, डेफिनेशन, देन रेड शिफ्ट, देन ब्लू शिफ्ट। ये जो बोल रहा हूं इसको समझना है। स्टार्ट करते हैं, पहले लिखिए। when there is relative motion between, तो जिसको साउंड वेव में डॉपलर इफेक्ट पता है, ऑलमोस्ट वैसा ही है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें इसमें है। तो क्या लिखा, when there is relative motion between यहीं तक ही लिखा ना, between light source and observer। लाइट सोर्स लिखें या सोर्स ऑफ लाइट लिखें, बात एक ही है।
when there is relative motion between light source and observer, then the observer experiences some change in frequency and wavelength. Then the observer experiences some change in frequency and wavelength of the incident light. This phenomena is called Doppler's effect in light. तो जब 11th में आपको ये पढ़ाते हैं तो वहां ऑब्जर्वर के प्लेस पर आप यूज ले लेते हैं लिसनर, सुनने वाला लिसनर। यहाँ पर ऑब्जर्वर है ना, आंखों को खुला करके देख रहा है वो कलर को। ओके, तो अब इसके सब हेडिंग्स आ जाएंगे, है ना। तो डॉपलर्स इफेक्ट की तो बात हो गई, बहुत ही ऑर्डिनरी सा है। ये रिलेटिव मोशन सबको पता है ना, क्या होता है रिलेटिव मोशन? मोशन ऑफ Motion of one object with respect to another. बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से या सोर्स पास में आ रहा है ऑब्जर्वर के, कुल मिलाकर ऑब्जर्वर सोर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो टाइम के साथ चेंज अगर हो रहा है, इसका मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है। अगर दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा। दोनों सेम स्पीड से अगर सेम डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएं तो बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा, रिलेटिव मोशन जीरो। तो रिलेटिव मोशन कब होता है? when the separation between source and observer changes with time, then 100% there is some relative motion। और अगर relative motion है तो ऑब्जर्वर को जो लाइट रेज रिसीव हो रही है सोर्स से, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ में चेंज एक्सपीरियंस होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। ठीक है, तो बिल्कुल साउंड में जैसा डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा है वैसा ही है। ठीक है, हाँ, इसमें एक्स्ट्रा क्या है वो लिखिए। इसका सब हेडिंग लिखिए रेड शिफ्ट। तो एक इंफॉर्मेशन आपको होगी, एक नॉलेज आपको होगी, और बता देता हूं, जो 7 कलर्स होते हैं उसमें रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और ये जो पीछे वाले 3 होते हैं इनकी कम होती है, ब्लू, इंडिगो ब्लू, वायलेट। रेड की सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ। ठीक है, अब रेड शिफ्ट होता क्या है समझना है। अगर डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन है? रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट आप 11th में भी पढ़ लेते हैं, बट रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट ये 12th में ही पढ़ते हैं। तो इस पर ज्यादा आप स्ट्रेस दे लेना, थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। ओके, क्या होता है तो बात को समझाते हैं आपको। ऑब्जर्वर यहाँ पर है, सोर्स यहाँ पर है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ म्यूचुअली कैसे डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। बताइए, लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में म्यूचुअली कैसा रिलेशन होता है? Inversely proportional. सर वीडियो पॉज हो गया। यस सर। सर वीडियो पॉज हो गया। आई थिंक ऑडियो कनेक्ट हो गया होगा। इज दिस ट्रू? सही बात है ना? Yes, sir. वेवलेंथ, लैम्डा म्यूचुअली कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको एक और बात बता दूं, न्यू इनटू लैम्डा इक्वल टू सी। लाइट अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है? सी।
c मतलब 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब इससे भी देख लो, c तो एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये बात सही है ना? हाँ तो बोलिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर अगर लाइट के सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो सेपरेशन है वो रिड्यूस हो रहा है, इफ द light source moving towards the observer, if the light source moving towards the observer, then the frequency of light increases, और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज हो। ठीक है ना? तो बिकॉज हमने हेडिंग पहला क्या लिखा है, रेड शिफ्ट, तो मैं यहाँ एरो चेंज कर देता हूँ क्योंकि रेड शिफ्ट पढ़ रहे हैं ना, तो अब प्रोग्राम चेंज हो गया। तो अब क्या कहेंगे वो देखिए, इफ द लाइट सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट reduces for the observer. If frequency reduces, then wavelength increases. Frequency reduces, wavelength increases for this observer. ठीक है, इसको हम बोलते हैं apparent frequency, apparent wavelength. Actual तो जो है वो है, अगर actual चाहिए तो क्या करना होगा, relative motion जीरो करना होगा। जब relative motion जीरो हो जाता है तो ऑब्जर्वर को एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल वेवलेंथ रिसीव होती है। बट अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, अब रिलेटिव मोशन में पहले मैंने क्या दिखाया, सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, है ना? अब ये सोर्स कौन होते हैं, स्टार, गैलेक्सीज, है ना? बहुत हाई स्पीड से मोशन करता है सोर्स। ऑब्जर्वर का मोशन तो नेग्लिजिबल होता है, ऑब्जर्वर कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे, अर्थ पर, ठीक है? तो सोर्स के मोशन को ही कंसिडर करते हैं डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट में। सोर्स का मोशन ही कंसिडर किया जाता है, या तो सोर्स दूर जा रहा होगा या पास आ रहा होगा। अगर सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी के रिड्यूस होने से और वेवलेंथ के इंक्रीज होने से ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि वो जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ विबग्योर से, वायलेट से लेकर रेड तक होता है ना, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ब्लू ऑरेंज, बताइए क्या करूं, है ना? अभी ठीक है ना? तो ये जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम है, अगर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो ये बिल्कुल जैसा है वैसा ही दिखेगा। बट अगर सोर्स दूर जा रहा है, तो इस 7 कलर के स्पेक्ट्रम की जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन वो रेड की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है, रीजन, हर वेव की वेवलेंथ इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज होगी तो कहां शिफ्ट होंगे, टुवर्ड्स द रेड कलर। तो सेंट्रल लाइन कहते हैं रेड की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है, बिकॉज वेवलेंथ इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी के रिड्यूस होने से, वेवलेंथ के इंक्रीज होने से सेंट्रल लाइन रेड की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है, और इसको कहते हैं हम रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट समझ लिया तो ब्लू शिफ्ट भी समझ में आ जाएगा। कुछ बुक्स में उसको वायलेट शिफ्ट लिखते हैं, कुछ में ब्लू शिफ्ट लिखते हैं, तो ज्यादा आपको ब्लू शिफ्ट मिलेगा। रीजन, हमें इंडिगो ब्लू सॉरी वायलेट, इंडिगो ब्लू ये बहुत कम दिखाई देता है, बट ब्लू के लिए आईज बड़ी सेंसिटिव होती है, तो हम कहते हैं सेंट्रल लाइन किसकी तरफ शिफ्ट होने लग जाती है, ब्लू की तरफ। जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी रेड शिफ्ट के लिए आप पहले लिखिए। तो मुझे लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको बताना था, मेन फिजिक्स वही थी, बाकी तो सब कुछ ऑर्डिनरी सी बातें। लिखिए, when source of light moving away from the observer, then the apparent wavelength of
of light increases, then the apparent wavelength of light increases, and the central line अभी जो मैं आपको दिखा रहा था ना विबग्योर करके, तो ग्रीन कलर ही होती है सेंट्रल लाइन, देन एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम, central line of the spectrum is shifted towards red color, shifted towards red color, shifted towards red color. This phenomena is called redshift. This phenomena is called redshift. चलो एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूं, मे बी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी ये बातें। ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ये स्टार्स को, गैलेक्सीज को, इनका ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, और इस यूनिवर्स में ये हेवनली बॉडीज, स्टार्स, गैलेक्सीज मोशन कर रहे होते हैं। तो अगर किसी स्टार से लाइट आ रही है ना, और बहुत लंबे टाइम तक ये ऑब्जर्वेशन चलता है, किसी स्टार से ऑब्जर्वेशन चल रही है और वो जो लाइट आ रही है उसके स्पेक्ट्रम में कोई शिफ्ट नहीं है, फिर कुछ टाइम के बाद अगर उससे जो लाइट आ रही है उसका स्पेक्ट्रम रेड या ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो पता लग जाता है वो स्टार अर्थ के नियर आ रहा है या अर्थ से दूर जा रहा है। अगर स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हुआ तो समझ जाते हैं साइंटिस्ट लोग ये दूर जा रहा है अर्थ से। और दूसरा ब्लू शिफ्ट अभी बताता हूं आपको, तो सेकंड लिखिए आप ब्लू शिफ्ट। सर मतलब इससे रेड कलर क्लियर दिखने लग जाता है क्या? नहीं दिखता, तो पहले ही आपने देखा होगा ना, ये जो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें एक ऐसा क्रॉस होता है, नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूं, मान लो आप, है ना, उनमें जो लेंसेज होते हैं उसमें एक क्रॉस होता है, वो क्रॉस बड़ा काम का होता है। या आपने भाई बहुत वीडियो गेम खेले होंगे ना, गन के अंदर ऊपर जो होता है ना एक लेंस, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो टेलीस्कोप ही होता है, वो छोटा टेलीस्कोप होता है ना, अपना टारगेट बिल्कुल फिक्स करने के लिए क्रॉस होता है। तो टेलीस्कोप में भी ऐसे क्रॉस होते हैं, और क्रॉस पर ये जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है किसी स्टार से आ रहा है, अब कुछ टाइम के बाद वहां टेलीस्कोप बिल्कुल परमानेंटली सेट कर देते हैं, एक स्टार के पीछे लग जाते हैं साइंटिस्ट लोग, फिट किया हुआ, रोज देखते हैं, हाँ भाई सही आ रहा है स्पेक्ट्रम। अगर किसी दिन जो रेड वाली लाइन है उसकी तरफ शिफ्ट हो गया स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो गया, मतलब कंडीशन ये आ गई, आप ध्यान से देखें, देखो समझ गए? तो सेंट्रल लाइन जो है ग्रीन वाली वो कहां शिफ्ट हो गई, रेड की तरफ शिफ्ट हो गई, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। दिख रहे थे पहले भी, दिख रहे हैं अभी भी, बट ये शिफ्टिंग हो गई है, सब कुछ पहले भी दिख रहा था क्लियर, सब कुछ अभी भी दिख रहा है क्लियर, शिफ्टिंग हो गई, शिफ्ट हो गया ना, दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। सेंट्रल लाइन किसकी तरफ शिफ्ट हुई, रेड की तरफ। इसका मतलब जो भी स्टार या गैलेक्सी जहां से लाइट रेज आ रही थी वो स्टार या वो गैलेक्सी अब हमसे दूर जा रही है। ओके, ब्लू शिफ्ट की बात करते हैं, लिखिए। अब आई थिंक आपकी दिमाग की बत्ती जल गई होगी, क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो लिखिए वो जो मूविंग अवे फ्रॉम की जगह मूविंग टुवर्ड्स आ जाएगा, काम शुरू कर दो। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यहां ऑब्जर्वर को हम स्टेशनरी है या नहीं है कुछ कहते नहीं है, उसकी स्पीड नेग्लिजिबल होती है स्टार की या इनकी स्पीड के कंपैरिजन में। When source of light moving away from the observer, then towards the observer, then apparent wavelength of the light, decreases, and the central line of the spectrum decreases कर देना, ध्यान रहे, decreases, and the central line of spectrum
of spectrum is shifted towards blue color, shifted towards blue color, shifted towards blue color. This phenomena is called blue shift. This phenomena is called blue shift. है ना, एक चाहे तो नोट करके लिख सकते थे, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। इस इफेक्ट का क्या यूज लेते हैं साइंटिस्ट लोग? तो स्टार्स और गैलेक्सीज की स्पीड पता लगाने के लिए भी यूज लेते हैं, है ना। चाहे तो एक यूज लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए लास्ट में। कोई पीछे तो नहीं रह गया ना, यहाँ पर या घर पर कोई? ठीक चल रहा है काम? तो नोट करके जरूर लिख लीजिए। डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट is used, Doppler's effect in light is used to determine speed of light, speed of stars and galaxies, speed of stars and galaxies with respect to earth, with respect to earth, with respect to earth। तो एक यूज आपको मैंने और बता दिया कि यूज क्या है, तो आई थिंक लर्न कर लेंगे। लर्न करने का काम है अभी आपका, समझने का काम क्या था? ध्यान दे लेना, दो ही बातें हैं, उल्टा कर दिया तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। रेड शिफ्ट में सोर्स दूर जा रहा था, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी, स्पेक्ट्रम की सेंट्रल लाइन रेड की तरफ शिफ्ट हो रही थी, रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट में सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा था, वेवलेंथ रिड्यूस हो रही थी, अपेरेंट वेवलेंथ रिड्यूस हो रही थी, और स्पेक्ट्रम की सेंट्रल लाइन ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रही थी। भाई वेवलेंथ रिड्यूस होगी तो हर कलर की वेवलेंथ रिड्यूस होगी और पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ही शिफ्ट हो जाता है, बट हम देखते किसको हैं? सेंट्रल लाइन को। सेंट्रल लाइन ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ऐसा एक्सपीरियंस होता है ऑब्जर्वर को। हम डायरेक्ट हमारी आई से नहीं देखते, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेलीस्कोप्स होते हैं, और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाले टेलीस्कोप्स होते हैं। चलिए, तो टाइम बता दो मुझे पहले, एक और टॉपिक हो जाएगा, 5 मिनट्स हैं, तो एक क्वेश्चन फिर आपसे करवाते हैं। या ये जो टॉपिक हमने किया है ना, थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर मैं कहूं डेल्टा न्यू, कुछ नया टॉपिक नहीं है, इसी की बात कर रहे हैं, और थोड़ी सी एडवांस बात कर रहा हूं अब मैं डॉपलर इफेक्ट की। If delta nu be the change in frequency, nu be the actual frequency, तो डेल्टा न्यू जो चेंज है ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इफ न्यू डैश बी दी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली फॉर लैम्डा, लैम्डा के लिए अगर मैं कहूं, लैम्डा है एक्चुअल वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इंसिडेंट एट ऑब्जर्वर साइड, लैम्डा एक्चुअल वेवलेंथ है। डेल्टा लैम्डा क्या है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी, सॉरी चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ। सो अपेरेंट वेवलेंथ लैम्डा डैश क्या हो जाएगा? लैम्डा प्लस माइनस डेल्टा लैम्डा। ये तो छोटी सी एक बात बताइए, अगर आपसे कहें व्हाट इज रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी, बताइए रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा? रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा? चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको दे दें देयर इज रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज दिस, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी भी दे दें, अब बताओ चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या है ना? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज अपॉन एक्चुअल। सिमिलरली रिलेटिव चेंज इन वेवलेंथ, तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, इन दोनों में रिलेशन, रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव चेंज इन वेवलेंथ, इनमें क्या रिलेशन होगा? तो इनमें ये रिलेशन है, इनमें ये रिलेशन, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। कोई डेरिवेशन नहीं है इसका, अगर डेरिवेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, होता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये नेगेटिव साइन जो दिखाई दे रहा है ना, उसका रीजन बता देता हूं मैं। अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो लैम्डा में डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं
ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब अगर वेवलेंथ इंक्रीज हुई है तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुई होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो आप एक नोट करके और बात लिखिए, लिखिए लिखिए the relation between relative relative change in frequency and the relation between relative change in frequency and relative change in wavelength. The relation between relative change in frequency and relative change in wavelength can be written as है ना। अभी कोई लीव नहीं करे, ये फॉर्मूला लिख दिया। कुछ बच्चों को बड़े ओबीडियंट होते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं उठते, सर ने बता दिया बिल्कुल सही होगा, टेंशन फ्री। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आते हैं कि ये आया कहाँ से टपका ये, है ना। तो उनके लिए एक बात बता दूं, न्यू इक्वल टू सी लैम्डा फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, न्यू इक्वल टू सी लैम्डा। गड़बड़ है? हाँ, न्यू इनटू इतना ओबीडियंट भी नहीं होना चाहिए। न्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू सी, ये तो होता है, बिल्कुल होता है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है ये। ओके, लैम्डा इक्वल टू सी इंटू न्यू इनवर्स, ये भी ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? या यहां पर डिफरेंशिएट करें, दो वेरिएबल है ना, एक को छोड़कर एक का करते हैं ना आप लोग, यहीं पे कर दें, आपके लिए थोड़ा आसान काम कर देते हैं। इफ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो देखिए क्या होगा, न्यू डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा डेल्टा न्यू इक्वल टू 0। डेल्टा भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर मैं ट्रांसफर कर दूं, नेगेटिव आ जाएगा ना, देखो, और ये आई जाएगा तो कंप्लीट पहुंच जाओगे। तो मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि ये कोई भगवान ने कोई आकाशवाणी नहीं की है ना। नेगेटिव साइन क्यों होता है वो मैंने आपको बता भी दिया, लॉजिकली भी और ये मैथमेटिकली भी नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इससे एक एग्जांपल आपका है चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट एग्जांपल आज आपको HW में दे रहा हूँ। गैलेक्सी की स्पीड वहां निकालनी है, इस फॉर्मूले को शायद यूज लेकर आपका काम हो जाएगा। वेवलेंथ पता करनी है, आई थिंक गैलेक्सी से जो लाइट अर्थ तक आ रही है, गैलेक्सी की स्पीड दी हुई होगी, जो भी है लाइट की स्पीड आपको पता ही है ना। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको HW में देख रहा हूँ, जरूर देखना टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एग्जांपल। थैंक यू स्टूडेंट्स, है ना, कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।